अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जनरल साइंस का अगला टॉपिक। जनरल साइंस का अगला टॉपिक है मोशन। ठीक है, तो मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। शुरू करते हैं। इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है। 2 तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पूछा है तो इसका मतलब है स्केलर होगा। तो स्केलर में क्या क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड, पावर, ये सारे जो है स्केलर होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होते क्या हैं इसको पहले देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होता है ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, ठीक है, करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। बात करें वेक्टर की, वेक्टर ऐसा क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका वैल्यू भी चेंजेस हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता हो। कौन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है, मोमेंटम है। ठीक है, ये सारे क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़, तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो वहाँ पे नोट पूछा था तो क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटीज़ में सारे देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टिक करने से भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इज सेम एज द फार्मूला ऑफ इम्पल्स। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वहाँ पे यूनिट पूछा गया था, यहाँ पे डायमेंशनल पूछ लिया गया, तो हो जाएगा मोमेंटम का। मोमेंटम का और इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल सेम होता है। इम्पल्स एक्चुअली होता क्या है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और टाइम तो था ही। उसके बाद फिर बात करें तो मास को क्या लिख सकते हैं केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, उसी तरह से मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास को लिखते हैं केजी में, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे फिर हम लोग सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो केजी, मीटर, सेकंड, और नीचे भी क्या हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसके बराबर आ सके। ठीक है, तो इम्पल्स और मोमेंटम सेम हो गया। अब यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो केजी के लिए क्या आएगा, एम आएगा कैपिटल वाला। ठीक है, ये क्या है, मीटर है, मीटर को किस में नापते, एल, लेंथ के लिए आ जाएगा एल, और सेकंड में बचेगा क्या, नीचे सेकंड बच जाएगा एक। ठीक है, तो हो जाएगा क्या टाइम का इन्वर्स। तो ये इसका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स को कब इक्वल बोलते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, ये दोनों वेक्टर है जो एक ही तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी, मान लीजिए ये 5 न्यूटन का लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू। मैग्नेटिज्म होता किस लिए है, तो सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो जो चार्ट था उसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे, ई इज इक्वल टू एच म्यू, है ना, एच एफ करके। द डायमेंशनल एम एल टी माइनस टू कॉरस्पॉन्ड टू। एम एल टी माइनस टू किसके लिए ये होता है, तो ये होता है फोर्स के लिए। अब कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए एम के लिए, एम किस लिए आता है, मास के लिए आता है, तो मास को किस में डिफाइन करते हैं केजी में। एल किस लिए आता है, लेंथ, लेंथ को मीटर में। और ये जो टी आ रहा है ये किसके लिए आता है, टाइम के लिए, तो टाइम के लिए कौन सा, सेकेंड। ठीक है, नीचे माइनस में है तो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं आप कि केजी है और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि केजी को लिखते हैं मास में। ठीक है, तो ये और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर को एक्सेलरेशन में। तो मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स होता है, तो आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। इसको याद नहीं करना है, ठीक है, याद आपको सिर्फ फार्मूला करना है जो पहले भी बता चुके हैं हम। फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। एम वन और एम टू मास होता है, आर क्या होता है, आर डिस्टेंस होता है। ठीक है, हाँ,
तो आर का स्क्वायर है। अगर यहीं पे हमको निकालना क्या है, जी का वैल्यू निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है, तो जी को इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, एफ आर आर स्क्वायर M1 M2, ठीक है। और अगर ऐसे लिखना चाहें, न्यूटन के टर्म में लिखना चाहे तो ऐसा हो जाएगा। अगर न्यूटन के टर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और रेडियस तो था ही आर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से। और M1 M2 क्या है, मासेज है, 2 मास है, ठीक है। तो टोटल कितने मास हो गए, 3 मास हो गए, ठीक है। टोटल कितने, ऊपर में 1 मास, नीचे में 2 मास, तो कट जाएगा, नीचे में 1 मास बचा हुआ रहेगा, यानी कि m के पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे बचा हुआ है m, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर आ रहा है, यहाँ पे भी रेडियस को किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे, तो 3 मीटर आ गया, तो इसके लिए क्या आएगा, एल का क्यूब, यानी कि लेंथ का क्यूब, ठीक है। उसके बाद t-2 क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम, देखिए एक्सेलरेशन को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो नीचे आ रहा है सेकंड का स्क्वायर, तो ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t-2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। वर्क डन अपॉन ए बॉडी, जब कोई बॉडी वर्क डन करता है तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रिपीटेड वे में पूछा जाता है, ठीक है। फिर से पूछ लिया है कि नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी देख लेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी के लिस्ट में है क्या नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क हो जाएगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास क्या होता है, ठीक है। तो मास एक फिजिकल, फंडामेंटल एंड स्केलर क्वांटिटी होता है, मास को याद रखना है, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट याद है, फंडामेंटल माने जो बेसिक्स होते थे, ठीक है, तो मास होता था, उसके बाद लेंथ होते थे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेसिक हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट इज़ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, अब कौन सा है जो कि नॉन डायमेंशनल है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था स्ट्रेन का, ठीक है। तो स्ट्रेन होता क्या है, आगे डिफाइन करेंगे उसको। उसके बाद फिर से पूछ रहा है इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम है, मास है, उसके बाद लेंथ है, तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड, अभी हम लोगों ने बात किया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर में भी लेंथ, नीचे में भी लेंथ, तो यूनिट तो कट जाएगा, दोनों को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर में नापते हैं, ये भी मीटर में नापते हैं, तो क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, डायमेंशनल लेस हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन जो आता है वो यूनिट से ही आता है, और यूनिट क्या हो गया इसका, दोनों कट गया, तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट द एंगल इन विच ए क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, किस एंगल पे आप बॉल को मारें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 40 डिग्री एंगल विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कितना, 40 डिग्री। तो ये आता कहाँ से 40 डिग्री, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, इसको बोलते हैं रेंज, जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है U² sin 2θ/g, ठीक है। तो थीटा को क्या रखिएगा कि इसका वैल्यू, रेंज का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियस है इस पूरे का वैल्यू 90 होना चाहिए, तभी ज़्यादा होगा। तो 90 का वैल्यू, इसका मतलब 2θ कितना होना चाहिए, 90, तो थीटा = 45 होना चाहिए। तो ये हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यही पूछता कि मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्या, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं रेंज, तो क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 45 होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूलाज है, ठीक है। नेक्स्ट द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, देखिए तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स कितना चाहिए इक्विलिब्रियम में एक पार्टिकल को रखने के लिए, कम से कम 2 फोर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तरफ से अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो दूसरी तरफ से बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाने के लिए दूसरी तरफ से भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तभी बैलेंस बना हुआ रहेगा, नहीं तो क्या होगा, इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो उधर की ओर चले जाएगा इक्विलिब्रियम में और नहीं रहेगा। ए पार्टिकल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन इट रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट, जब हम लोग किसी बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं तो वो जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है
उसके पास क्या होता है, इट हैज़ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, उसके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है डाउनवर्ड होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद उसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, माने बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन के कितना भार कितना है, ठीक है, वजन कितना है किस जगह उस पर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, ठीक है। या एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस पे घूम रहा है, एंड मास ऑफ द बॉडी, मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आया। उसी चीज़ को वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ऑफ द बॉडी, किस पे डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे। नेक्स्ट है हमारा, ए पायलट हैज़ टू रिलीज द बॉम्ब टू हिट द टारगेट। जब पायलट जो होता है वो अगर किसी टारगेट को हिट करना चाहता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले से फेंकना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर द टारगेट, उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा बिफोर द टारगेट। क्यों, क्योंकि उसका जो प्लेन है, उसका जो वो जिस प्लेन का पायलट है, तो प्लेन भी तो रन कर रहा है, तो प्लेन के साथ साथ वो बॉम्ब भी रन करेगा, जिसकी वजह से आपको पीछे ही पहले ही गिरा देना पड़ेगा, तब जाके वो जाके टकराएगा टारगेट से, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो उसके पास क्या क्या होता है, ठीक है, उसके पास क्या होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या क्या कांस्टेंट फिर नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, डायरेक्शन ऑफ इट कंटिन्यूसली चेंजेस, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से उसका वेलोसिटी में, मोमेंटम में, एक्सेलरेशन में, ये सारे में चेंजेस आता है। तो किस में चेंजेस नहीं आता है, वो है काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और बाकी सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हुआ, मोमेंटम हुआ, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से तो सर्कुलर पाथ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा कांस्टेंट।